अब ये जो भारत का वायसराय है, गवर्नर जनरल वाला ये सब चैप्टर है, ये लास्ट पार्ट है और ये शायद 4 या 5वां पार्ट है। ठीक है, 4 या 5वां पार्ट है। तो एक बार वायसराय सबको देख ले रहे हैं। ठीक है, पहले कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इनका टाइम पीरियड देख ले रहे हैं। भारत का पहला वायसराय है और 61 में इनका हाई कोर्ट एक्ट आया था और 62 में हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। तो याद रहेगा इनका टाइम पीरियड। फिर लॉर्ड एलिगन है इसके पास। कैनिंग के बाद कौन आया? एलिगन आया। फिर कौन आया? जॉन लॉरेंस आया। ये वही है, हेनरी लॉरेंस का भाई जॉन लॉरेंस आया, जो 1864 में कुछ ही समय के लिए रहा। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था शिमला को। फिर मेयो आया 1869 में, याद है? 69 बीपीएससी में मेयो आया। आर्थिक विकेंद्रीकरण किया। ठीक है, फिर से साक्ष्य अधिनियम आया था इसके समय। 72 बार साक्षी थे तो 1872 में साक्ष्य अधिनियम आया था। फिर से 1872 से 76 के बीच में, सॉरी 72 बार साक्षी नॉर्थ बुक के समय आया था। ठीक है, फिर कौन आया? नॉर्थ बुक आया। ठीक है, नॉर्थ बुक आया। फिर लॉर्ड लिट्टन आ जाता है 76 से 80 के बीच में। फिर रिपन आ जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक, 1882 में। और 1883 में इसके समय इल्बर्ट बिल विवाद आता है। फिर कौन आता है? डफरिन आता है, कांग्रेस का स्थापना के समय, आईएनसी के समय। फिर लेंस डाउन आ जाता है। ठीक है, विवाद सम्मति आयु 1892 में, या इंडियन काउंसिल एक्ट आ जाता है इसके समय। ठीक है, फिर एलिगन द्वितीय आ जाता है लेंस डाउन के बाद। फिर कर्जन आ जाता है स्वदेशी आंदोलन के बाद। फिर मिंटो आ जाता है 1909 में, मिंटो एक्ट लाता है। फिर हार्डिंग आ जाता है 1911 में, दिल्ली दरबार। हार्डिंग द्वितीय है ये। फिर उसके बाद ट्रांसफर आ जाता है, जो चोरी चोरी रीडिंग करता है 1921 में। फिर इरविन आ जाता है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। फिर विलिंगटन आ जाता है, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में, सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, विलिंगटन आता है लैंड 1935 का अधिनियम, याद है? लैंड 1935 का अधिनियम तो विलिंगटन के समय आता है। फिर नीलितिको भारत छोड़ो आंदोलन में लीन हो जाता है 1942 में, सबसे लंबे समय के लिए आता है। फिर वेबल योजना होता है 1945 में, शिमला योजना। फिर आखिरी आता है माउंट बेटन 47 से 48, 1 साल तक रहता है। तो ये तो कोई एक एक घटना से याद करके क्या हुआ, ये सभी का हम लोग एक एक घटना याद कर लिए, तो इससे ये पता चल गया कि किसके बाद कौन आया है। ठीक है, किसके बाद कौन आया है। ठीक है, आइए पहले किसको पढ़ते हैं हम लोग? कैनिंग को। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1858 से 62 तक। ये तो पढ़ लिए थे कैनिंग को ना। वहाँ एलिगन को पढ़ते हैं। 62 से 63 बहुत कम समय के लिए आ रहा है। इसके समय एलिगन प्रथम के समय कौन कौन सी घटना हुई है ये देख लेते हैं। एलिगन प्रथम के समय कौन कौन सी घटना हुई है ये देख ले रहे हैं। इसके समय क्या होता है? बहावी आंदोलन का दमन। बहावी आंदोलन का दमन होता है। कैसे याद रखेंगे? तो गन से बहावी आंदोलन का दमन किया। फिर इसी के समय अम्बाला अभियान होता है। क्या होता है? अम्बाला अभियान होता है। फिर और क्या होता है? प्रशासनिक स्थिरता हेतु 1857 के विद्रोह के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय राजाओं के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाता है। पॉलिसी ऑफ कंसिलेशन पर विशेष जोर दिया। फिर उसने हाई कोर्ट न्यायालय की शुरुआत की। इसके कार्यकाल के दौरान ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली बार एमए की डिग्री दी गई और बंगाल में हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना की गई। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना की गई। फिर उसके बाद पीटर ऑफ आयोग का स्थापना होता है। पीटर ऑफ आयोग का स्थापना होता है। पीटर ऑफ उपयोग। पीटर ऑफ उपयोग वो शिमला में स्थित एक ऐतिहासिक भवन है। कौन? पीटर ऑफ उपयोग को, पीटर ऑफ को वाइसराय के आधिकारिक निवास के रूप में उपयोग करने वाले पहले वाइसराय कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलिगन ये बंदूक दिखाया, अब बोला कि ये निवास अब क्या होगा?
ये निवास अब मेरा होगा। अलीगढ़ बंदूक दिखाया, बोला ये निवास क्या होगा, अब से मेरा होगा। ठीक है। उसके बाद जो है ये आपको याद रखना है कि मात्र 20 महीने में संक्षिप्त कार्यकाल में 1863 में धर्मशाला में इसको दिल का दौरा करने का अगर निधन हो गया तो धर्मशाला के सेंट जॉन्स वाइटनेस चर्च में दफनाया गया इनको। तो याद रखो, कैसे याद रखोगे इसमें कि धर्मशाला में इनकी मृत्यु हो तो धर्मशाला में इनको गन से मार दिया गया, धर्मशाला में इनको गन से मार दिया गया। जहाँ पे खुद ये निवास लिए थे, गन दिखा के पीटर ऑफ मेमोरी पे इनको गन से मार दिया गया। तो याद हो जाएगा, कुछ खास नहीं है। गन दिखा के भावी आंदोलन समाप्त किया, अम्बालन अभियान विद्रोह को शांत किया, पीटर ऑफ का उपयोग करने वाला पहला वायसराय बना, गन दिखा के धर्मशाला में इनका मृत्यु हो गया गन दिखा के। अब आइए यहाँ पे सवाल देखते हैं क्या क्या है सवाल। तो यहाँ पे है इनका, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान भारत के धर्मशाला में हुई। धर्मशाला में क्या दिखा के हुई थी, गन दिखा के इनका मृत्यु हुई थी, एलिगन प्रथम। और यहाँ पे जहाँ पे ये भवन लिए थे धर्मशाला में, उनका नाम क्या था, तो पीटर हॉक वायसराय को निवास बनाने वाला पहला है। उसके बाद लॉर्ड एलिगन प्रथम के कार्यकाल की सबसे प्रमुख उपलब्धि क्या मानी जाती है, तो ये बहावी आंदोलन का क्या किए, दमन किए थे। पीटर हॉक तो क्या है, पीटर हॉक शिमला को आधिकारिक निवास बनाने के रूप में उपयोग करने वाला पहला भारत का वायसराय कौन है, तो एलिगन प्रथम है। बताए थे ना कि ये ऐसे याद करो कि गन दिखा के बोला कि अब से ये मेरा क्या होगा, अब से ये मेरा निवास होगा। एलिगन द्वितीय ने भारत के वायसराय के रूप में कब से कब तक कार्य किया, तो बता दिए, बहुत कम समय के लिए काम किया था। उसके बाद है यहाँ पे, एट विच लोकेशन ऑफ इंडिया डॉट एलिगन वन पासेज अवे एंड गेट ब्यूरिड इन 1863, तो ये कहाँ पर है, तो धर्मशाला में इनको गन से गोली मार दिया गया, बताए थे ना। शिमला में तो एक ये इसको निवास न बनाए थे, गोली इनको कहाँ मारा गया, धर्मशाला में। फिर से उसके बाद है, विच वायसराय फेमसली स्टेटेड एज इंडिया वाज वॉन बाय स्वॉर्ड एंड वॉन बाय हेल्ड, मतलब कि भारत को तलवार पे जीता जाए कौन बोला, तो ये दूसरा वाला अलीगन बोला था। ठीक है, गन तलवार एक साथ ही रहेगा। ड्यूरिंग द सेकेंड ओपियम वॉर 1860 में लॉर्ड एलिगन जो पहला था वो नोटोरियसली ऑर्डर्ड किया डिस्ट्रक्शन ऑफ विच हिस्टोरिकल साइट इन बीजिंग। तो सेकेंड ओपियम वॉर जो है किससे हो रहा था, चाइना से हो रहा था। इस दौरान जो चाइना में एक ओल्ड समर प्लेस था यामुनी गियोन उसको ख़त्म करने का बात कहा। ए कैजुअल लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ड्यूरिंग द वॉर, ओल्ड समर प्लेस। यहाँ पे देखो, पुराना ग्रीष्मकालीन महल यानुमियु ज्ञान 1807 में द्वितीय फिल्म युद्ध में के दौरान लॉर्ड एलिगन ने बीजिंग के पुराने समर पैलेस को नष्ट करने का आदेश दिया। यह कार्रवाई चीनी अधिकारियों द्वारा ब्रिटिश और फ्रांसीसी दूतों और सैनिकों के एक समूह को यातना देने और उनकी हत्या करने के प्रतिशोध के रूप में देखी गई। ठीक है, बताओ, ये नष्ट करवा दिए पुराना। अब उसके बाद कौन आता है, जॉन लॉरेंस। इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड क्या है, बताए थे ना कि ये शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाते 1864 में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, ये सिंचाई और रेलवे के लिए काम किए हुए बहुत, कौन, सिंचाई और रेलवे के लिए बहुत सा काम किए हुए जॉन लॉरेंस। ठीक है ना, सिंचाई और रेलवे के लिए काम किए हुए हैं। राज्य प्रबंधित रेलवे का शुरुआत की है। ठीक है ना। और उसके बाद ये वन विभाग की स्थापना की 1865 में, भारतीय वन विभाग की स्थापना 1865 में। तो कैसे याद कराते हैं, लाहौर वन विभाग की स्थापना करेगा, लाहौर वन विभाग की स्थापना करेगा, क्योंकि भारत में तो वन बच नहीं देता है ऑफिसर। फिर संचार सेवा 1865 में इंग्लैंड और भारत के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरुआत किया। तो कैसे याद कराएंगे ट्रिक, लाहौर समुद्र में टेलीग्राम लाया है,
लाल समुद्र में टेलीग्राम लाया है। ठीक है। फिर उसके बाद अकाल आयोग, इसके समय जो अकाल आयोग का भी गठन किया गया चैम्बरलिन और कैंपबेल के नेतृत्व में, चैम्बरलिन और कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन। फिर विदेश नीति इसका क्या था, तो इन्होंने अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप न करने की मास्टरली इनएक्टिव की नीति अपनाई। बोला कि लौरा कौन हस्तक्षेप करेगा, लौरा कौन हस्तक्षेप करेगा, हम तो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर भूटान से युद्ध किए 1865 में, याद रखेंगे ये भूटान से युद्ध किए। ऐसे याद करा था कि लौरा भूटान से युद्ध करेगा इतना छोटा देश से, तो 1865 में युद्ध किया। यहीं पे इस भूटान से कौन सा संधि किया, सिंचुला की संधि किया 1865 में, जिसके तहत जो असम है, बंगाल है, इसका जो द्वार क्षेत्र था, असम और बंगाल का जो द्वार क्षेत्र था अंग्रेजों को मिल गया। अब ये पूरा लाइन कैसे याद होगा, तो लौरा भुट्टा वाला युद्ध करेगा। हैं? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो सवाल आ रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि भारत के किस वायसराय को पंजाब का उद्धारकर्ता यानी कि सेवियर ऑफ पंजाब बोला जाता है, तो जॉन लॉरेंस को बोला जाता है। याद है पंजाब का जो पहला जो है चीफ कमिश्नर जो है जॉन लॉरेंस को ही बोला गया, भाई बोला गया था। ठीक है ना। तो जब विद्रोह हो रहा था तो उन्होंने कुशलतापूर्वक विद्रोह को दबाने और पंजाब के शांति बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी 1857 के विद्रोह के दौरान। लॉरेंस पंजाब का उद्धारक बन गया, लौरा पंजाब का उद्धारक बनेगा, तो खुद पंजाब को लूटेगा। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। अब बताए थे कि जॉन लॉरेंस आधिकारिक तौर पे शिमला का ब्रिटिश साम्राज्य में कब राजधानी बनाया, ग्रीष्मकालीन 1864 में। तो कैसे याद करा था, लाल राजधानी बनाएगा। 1865 में इन्होंने एक युद्ध किया था, किससे, भूटान से, तो लौरा भूटान से युद्ध करेगा। ऐसे समय एक संधि किया था सिंचुला। ऐसे संधि के तहत क्या हो गया था, असम और बंगाल का जो डुआर्स क्षेत्र है वो मिल गया अंग्रेजों को। 1865 में ही भारतीय वन विभाग की स्थापना भी किया था। फिर यहाँ पे देखो जॉन लॉरेंस के दौरान हाई कोर्ट की स्थापना 1865 में कहाँ हुई, तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, लाहौर हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। फिर 1865 में बताए थे कि जो जॉन लॉरेंस है उसके समय भूटान का युद्ध होता है, तो इसकी समाप्ति पर कौन सा संधि किया था, तो सिंचुला की संधि। क्या है, सिंचुला की संधि। इसके सिंचुला की संधि के तहत जो बंगाल है या असम है, इसका जो डुआर क्षेत्र है वो मिल जाता है अंग्रेजों को। जॉन लॉरेंस की विदेश नीति को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो मास्टरली इनएक्टिव की नीति, जिसको बोलते हैं हम लोग हस्तक्षेप की नीति, ये अपनाया था अफगानिस्तान के प्रति। ठीक है ना। लेकिन भूटान के विपरीत, भूटान को तो एकदम ये आक्रामक कर दिया, लेकिन अफगान के प्रति ये मास्टरली इनएक्टिव की नीति अपनाए हस्तक्षेप की। कैसे याद रखोगे, तो लौरा अफगान में कौन हस्तक्षेप करेगा, अफगान में कौन हस्तक्षेप करेगा। फिर यहाँ पे जॉन लॉरेंस द्वारा अफगानिस्तान के संदर्भ में जो नीति अपनाया गया उसको क्या बोले, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव। फिर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल के दौरान किस पड़ोसी देश के साथ ब्रिटिश भारत का युद्ध हुआ, तो बताए थे 35 में युद्ध हो गया था लौरा भुट्टा से युद्ध कर भूटान से, और इसी समय सिंचुला की संधि होती है। फिर यहाँ पर है जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संदर्भ में कौन सी नीति अपनाई थी, तो कुशल आक्रमणीयता यानी कि मास्टरली इनएक्टिव की नीति। फिर यहाँ पर है क्या
जॉन लॉरेंस पंजाब के चीफ कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए थे। हाँ, तो ये बिल्कुल वही जॉन लॉरेंस है जो कि 1853 में पंजाब बोर्ड जब भंग हो गया था तो डलहौजी ने लॉरेंस को पंजाब का पहला चीफ कमिश्नर नियुक्त किया मूलराज द्वितीय के मरने के बाद। ठीक है, दीवान का जो गवर्नर था। लॉरेंस के कार्यकाल के दौरान किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? तो बताया ना, लाहौर भुट्टा के साथ युद्ध कर रहा है। कितनी दफा बताए। क्या जॉन लॉरेंस भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ लाइन का स्थापना किए थे? हाँ, किए थे 1865 में। बताए थे ना कि लार करेगा समुद्र में केवल बिछा के। किस वर्ष पंजाब किराएदार अधिनियम यानी कि पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया गया? किस वर्ष तो ये पारित किया गया था? जॉन लॉरेंस का अधिकांश काम याद रखना 1865 में ही किया गया है, तो समझो 1868 के आसपास। क्या जॉन लॉरेंस भारतीय वन विभाग की स्थापना की है? तो बता देना, किए थे 1865 में। कैसे याद कराए थे कि लौड़ा भारतीय वन, सब तो वन तो काट ही लेता है तुम लोग। 1865 में किन प्रमुख शहरों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई जॉन लॉरेंस के समय? तो कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। फिर है, जॉन लॉरेंस ने जो नीति अपनाया अफगानिस्तान के प्रति, क्यों अपनाया? क्योंकि वो आंतरिक गृह युद्ध में क्या करना चाहता था? हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। क्योंकि ये क्या बोला था? लौड़ा अफगानिस्तान को हस्तक्षेप करे। फिर 1865 में जो जॉन लॉरेंस है किस युद्ध के साथ समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर किया? तो सिंचुला की संधि पे हस्ताक्षर किया था 1865 में। इसके तहत द्वार क्षेत्र मिला था अंग्रेजों को, याद है? फिर यहाँ पे क्या जॉन लॉरेंस 1868 में शेर अली खान को अफगानिस्तान के अमीर के रूप में मान्यता दी और उन्हें वार्षिक सहायता प्रदान की? तो बिल्कुल, जो शेर अली खान है अपने भाइयों को जो डिफीट करके अपने जो पोजीशन इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब लॉरेंस ने उन्हें अमीर के रूप में मान्यता दी और 6 लाख रुपया वार्षिक सहायता प्रदान भी किया। तो एक तरफ बताए थे ना कि जब गृह युद्ध में तो साथ नहीं दिया था किसी का भी, लेकिन जैसे ही समाप्त हो गया, जब एक स्पष्ट विजेता उभर के आने लगा तो शेर खां के साथ मिल गया लॉरेंस। फिर है, भूटान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भूटान युद्ध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है डुआर्स का युद्ध। किस नाम से आता है? डुआर्स का युद्ध, क्योंकि अंग्रेज़ों को 1865 में यही डुआर्स का क्षेत्र मिला था। क्या भूटान युद्ध के कारण ब्रिटिश दूत एस्ले ईडन के साथ किया गया अपमानजनक व्यवहार था? भूटान युद्ध, हाँ तो कची काजी की देखो, ये बोलना कि जो भूटान का युद्ध किया लॉरेंस, वो किया एस्ले ईडन के साथ जो अपमानजनक व्यापार वो इसके कारण हुआ। हाँ, तो बिल्कुल, जब ब्रिटिश दूत है ना एस्ले ईडन भूटान गया तो उसके साथ क्या किया गया? दुर्व्यवहार। अच्छा, इसी का नहीं भुट्टा पे बमक गया, दुर्व्यवहार किया तो एस्ले ईडन। क्योंकि जो एस्ले ईडन का नहीं भुट्टा क्या नहीं लगा? एस लेने लगा, बिग एस। अब यहाँ पे देखो, किस वायसराय ने जॉन लॉरेंस की जो मास्टरली इनएक्टिव नीति है उसको बदल के फॉरवर्ड पॉलिसी लिया? तो बताए थे ना, लिट्टन एकदम आक्रामक हो गया था अफगान के प्रति। ठीक है, अब यहाँ पे लॉरेंस की नीति के अनुसार क्या ब्रिटिश साम्राज्य को अफगानिस्तान के केवल उसी शासक को मान्यता देना चाहिए जो युद्ध में वास्तविक शक्ति के रूप में उभरे? बिल्कुल, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जो जीत के आए उसका साथ देना चाहिए। इसी कारण इसने शेर अली का साथ दिया था लॉरेंस।
सिंचुला की संधि के तहत अंग्रेज ने भूटान को सालाना कितनी राशि देने का वादा किया? तो वो दिया था 50,000 रुपया सालाना। लॉरेंस की विदेश नीति का मुख्य आधार इस दर पर आधारित था कि अफगानिस्तान में ब्रिटेन हस्तक्षेप से रूस को भारत पर आक्रमण करने का बहाना मिल जाएगा। बिल्कुल, वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, क्योंकि लॉरेंस का मानना था यदि अंग्रेज अफगानिस्तान में घुसेंगे तो अफगान रूसियों को अपनी मदद के लिए बुला लेंगे, जिससे रूस क्या करेंगे, भारत के करीब आ जाएंगे। अब है ग्रेट गेम के दौरान लॉरेंस ने रूस के प्रभाव को रोकने के लिए किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो इस दौरान अफगान सीमा पर एक मजबूत घेराबंदी करने पर अधिक बल दिया था। उसका मानना था कि भारत की सुरक्षा भारत की सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए, ना कि अफगानिस्तान के पहाड़ी में जाकर रूस से लड़ना। मतलब अफगानिस्तान में नहीं घुसो, अपने में ही सुरक्षा कर लो। 1864 में जब भूटान युद्ध का घोषणा हुआ तो उस समय भारत का सचिव कौन था जो लॉरेंस का समर्थन किया? तो उस समय भारत का सचिव था चार्ल्स वुड। कौन था? चार्ल्स वुड। इसने लॉरेंस की नीतियों का भूटान के खिलाफ का सर्व समर्थन किया। चार्ल्स वुड, सर चार्ल्स वुड। अब आ गया लॉर्ड मेयो। इसका समय का कार्यकाल का सबसे प्रमुख घटना को कैसे याद करते हो? तो इसके समय हम लोग सबसे प्रमुख घटना का यही याद करते हैं कि ये पहला जनगणना हुआ 1871 में। मायो जो है पहला जनगणना कराया। ठीक है, आइए। लॉर्ड मेयो, इसको आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक बोला जाता है। 1870 में इसने 17 बीपीएससी के दौरान प्रांतीय सरकारों को एक निश्चित राजस्व देकर उनकी वित्तीय मामला में क्या दे दी? बोला कि तुमको एक निश्चित पैसा दे रहे हैं जिससे तुम क्या कर जाओ, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन जाओ। उसके बाद कृषि, राजस्व और वाणिज्य विभाग 1871 में देश में कृषि और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नया विभाग का स्थापना किया। बिल्कुल, क्यों कि देखो मायू को तो पैसा चाहिए था, क्यों? तभी तो वो क्या करेगा, प्रांतों को देगा। तो इसके लिए एक विभाग का भी तो स्थापना करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, इस कारण पहले घोषणा कर दिया कि पैसा देंगे, फिर उस पैसा को उगाही के लिए कृषि पर ध्यान दिया, राजस्व पर ध्यान दिया और वाणिज्य विभाग पर ध्यान दिया। तो केसरी राजस्व वाणिज्य विभाग का स्थापना 1871 में किया। अब यहाँ पे वैधानिक एवं संस्थागत सुधार। अब यहाँ पे क्या लाया, एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया 1872 में। क्या लाया? 72 बार भारतीय को साक्ष्य दे। फिर मायो कॉलेज का स्थापना किया 1875 में अजमेर में। मायो कॉलेज का स्थापना, इसमें क्या था कि भारतीय राजकुमार और सामंत जो थे उसको आधुनिक शिक्षा देने के लिए अजमेर में मायो कॉलेज का स्थापना हुआ। कैसे याद रखेंगे? तो 75 बार खाली जो है कॉलेज का स्थापना हो रहे हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो जो है आपको शिक्षा तो बिल्कुल देना नहीं चाहते थे। फिर यहाँ पे मायू के समय पहला जनगणना हुआ। मायू के समय पहला जनगणना हुआ 1871 में। इस मायू के काल में ही भारत में पहला व्यवस्थित जनगणना हुआ। नियमित रूप से रिपन के समय होगा, लेकिन पहला जनगणना हुआ 1871 में। याद रहेगा। रेल और सड़क विस्तार मायू ने किया। मायू रेल से नानी घर गया, याद है ना। मायू बचपन में रेल से नानी घर गया, इस कारण मायू ने रेल और सड़क विस्तार किया। मायू की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पोर्ट ब्लेयर के दौरान एक शेर अली फरीद नामक कैदी के द्वारा कर दिया जाता है, चाकू मारकर। वो पद पे रहते हुए मारे जाने वाले पहले वायसराय कौन थे? मायू ही थे। ठीक है ना। बाकी जो है इसका धर्मशाला में तो इसका हो गया था एलिगन का, और गाजीपुर में यूपी में हो गया था कार्नवालिस का। तो ये पद पे नहीं थे, मतलब उसमें पोस्ट पे नहीं थे। अब ये देखो
यहाँ पे बोल रहा है भारत में पहले जनगणना किसके समय हुई? तो मायू ने जनगणना कराया। मायू कब हुई थी? तो 1872 में पहली बार हुई थी। नियमित रूप से कब हुई थी? तो 1881 में रिपन के समय हुई थी। तो मायू रिपन कर दिए थे। भारत में आर्थिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत करने वाला किसको जाना जाता है? तो लॉर्ड मायो को। 1870 में आर्थिक विकेंद्रीकरण किया, जब बोला कि प्रशासनिक खर्चों के लिए एक निश्चित जो राजस्व है वो प्रांत को देंगे। इसके बाद ही वो 1871 में एक विभाग की स्थापना करता है। फिर इसके बाद ही 1872 में इसका ध्यान जाता है जनगणना की तरफ। किस वायसराय को उनके कार्यकाल के दौरान जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हत्या कर दिया गया था कैदी के द्वारा? तो शेर खान नामक एक, शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी था जो मायू का हत्या कर देता है। अजमेर में मायू कॉलेज का स्थापना कब होता है? 1875 में होता है। बताए थे कि 75 वार्षिक कॉलेज का स्थापना कर रहा है, लेकिन शिक्षा तो होगा नहीं। इसमें क्या था, जो राजपूत शासकों के बच्चों थे उसके बच्चों को शिक्षित करने के लिए, सामंतवाद के शासकों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए